आज आउटसोर्स कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर 40,000 जिनकी संख्या है, वो आज एक संगठित है पूर्णतया। और जो हमारी राज्य स्तर की बैठक का आयोजन शिमला जो राज्य का कैपिटल है वहाँ पर आयोजन उसका किया गया है। तो हमने इसको आगामी रणनीति बनाने के लिए ही इस बैठक का आयोजन शिमला के अंदर किया था। और जो भी इसकी रूपरेखा बनेगी वो शीघ्र ही हम मीडिया के द्वारा भी हम इसको जाहिर कर देंगे। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले एक बैठक भी हुई थी, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना था कि रिपोर्ट सभी कंपनियों से तलब नहीं की गई थी उस दौरान, लेकिन अब दोबारा से बैठक हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि नीति बनाई जाएगी और बजट सत्र में भी इसका ऐलान हो सकता है। जी मैडम, कुछ एक कंपनी से उसमें डाटा नहीं आया था, जो अभी पूर्णतया उसका डाटा कमेटी के पास आ गया हुआ है। और हमारा जो महासंघ है पूर्णतया सरकार से और जो कैबिनेट की उप समिति है उससे आशा करता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी और उनके भविष्य की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए एक स्थायी नीति की घोषणा प्रदेश सरकार बजट सत्र के अंदर शीघ्र करेगी। कुल आप कितने कर्मचारी हैं और आगामी क्या रणनीति रहेगी अगर अभी भी आपके लिए नीति नहीं बनाई जाती? सूत्रों की जानकारी के अनुसार जो कमेटी के पास अभी डाटा इकट्ठा हुआ है आउटसोर्स कर्मचारियों का, वो तकरीबन 40,000 डाटा कमेटी ने इकट्ठा किया हुआ है। और जो भी हमारी मांग है प्रदेश सरकार से वो कहीं ना कहीं स्थायी नीति को लेकर के ही है, ताकि जो इन कर्मचारी वर्ग का काफ़ी लंबे समय से शोषण हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं विराम अब दिया जाए और कहीं ना कहीं इस आउटसोर्स की प्रथा को भी समाप्त किया जाए। स्थायी नीति के अलावा क्या वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी आपकी मांग है, क्या कुछ और मांगे भी है या महज आप स्थायी नीति की? नहीं, इसका जो हमारा महासंघ का स्टैंड है वो हमने कमेटी के सामने काफ़ी क्लियर किया हुआ है। और हमारा वेतन बढ़ोतरी को लेकर के इसमें कोई भी इस तरह का नहीं है। हमारी जो मांग है वो कहीं ना कहीं नौकरी की सुरक्षा को लेकर के और एक स्थायी नीति को लेकर के ही है। तो क्या आप इस चीज़ को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें रिपोर्ट्स किस तरह से तलब की जा रही है, तो क्या आपको इस चीज़ को लेकर आप मान रहे हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इसको लेकर कोई कदम उठाएगा? जी, 2 बार जैसा कि हम बता चुके हैं कि कमेटी से हमारी वार्ता हुई है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया है। और कहीं ना कहीं वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके कहीं ना कहीं वरिष्ठ मंत्री इस उप समिति के अंदर उन्होंने रखे हुए हैं। तो हमें तो पूर्ण आशा है कि वो शीघ्र एक स्थायी नीति को लेकर के प्रदेश की जनता में आएंगे और एक प्रसन्नता की लहर का संचार करेंगे। अभी सरकार सिर्फ डाटा ही कलेक्ट कर लिया, अभी उनके पास एग्जैक्ट ये डाटा भी नहीं है कि आप प्रदेश भर में कितने जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। लग रहा है आपको कि कुछ पॉजिटिव उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि बार बार जब भी आप यहाँ पर सरकार से मिल रहे हैं उनका यही कहना होता है कि अभी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। बजट सेशन को लेकर कितना वो रखते हैं आपकी, तब आपके लिए कुछ ना कुछ फैसला सामने निकल जाएगा? नहीं, अभी जल शक्ति मंत्री जी के कार्यालय में भी हमारी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने बोला है कि डाटा बिल्कुल उन्होंने कलेक्ट कर लिया हुआ है जो पूर्णतया। और अभी वो कुछ एक फाइनेंस विभाग के साथ और मतलब कि जो क्रमिक विभाग है उसके साथ इसको लेकर के चर्चा करेंगे और उसके बाद एक नीति स्थायी नीति को लेकर के आएंगे। सब कमेटी ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, डाटा भी तलब हो चुका था, लेकिन कैबिनेट में तो कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया। जी, कैबिनेट देखिए, इसका अगर वो बजट सत्र के अंदर भी घोषणा करते हैं तो उसके मिनट्स अगर वो नेक्स्ट कैबिनेट के अंदर लेकर के जाते हैं तो वो भी विधानसभा के अंदर कोई सरकार अपना पक्ष रखती है तो वो भी कहीं ना कहीं एक वैलिड पक्ष होता है। तो हमें पूर्ण आशा है कि बजट सत्र के अंदर वो नीति की घोषणा करेंगे। बात ये कही जा रही है कि आप लोगों को वित्तीय लाभ भी दिए जा सकते हैं, एक स्थायी पॉलिसी। तो जी, कहीं ना कहीं हमें भी मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिल रही है कि जो वित्तीय लाभ देने की सरकार बात कर रही है, तो हमारा कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है आज के समय में वो नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए स्थायी नीति को लेकर के ही है। तभी इतनी भारी संख्या के अंदर आज हमारे आउटसोर्स कर्मचारी। सवाल हमेशा से आउटसोर्स कर्मियों के विषय में ये रहता है कि आरएनपी रूल्स के हिसाब से क्या आपकी नियुक्ति हुई है? जी, उसमें चाहे तो सरकार आरएनपी रूल्स को कुछ एक रिलैक्सेशन भी उनको प्रदान कर सकती है और कुछ एक अगर सरकार चाहे तो एक बड़ा डिसीजन इन फेवर ऑफ स्टेट भी उसमें ले सकती है। तो हम तो पूर्णतः आशा करते हैं कि एक लंबे समय से जो इन्होंने सेवाएं प्रदान की हुई हैं और विशेष रूप से जो कोरोना जैसी आपदा की स्थिति में महामारी के दौर में इन कर्मचारियों ने अपनी सरकारी विभागों के अंदर सेवाएं प्रदान की हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वे एक स्थायी नीति की इनके लिए बजट सत्र के अंदर घोषणा करेंगे। फिर भी अगर नहीं होता, क्योंकि लगातार आपको आश्वासन जी, जैसा मैं पहले ही अपना पक्ष बता चुका हूँ कि उसकी शीघ्र ही जो भी हमारी आगामी रणनीति होगी उसको एक रूपरेखा तैयार करके हम शीघ्र ही इसको साझा करेंगे। चलिए मान लीजिए लेकिन आपके पास आप देखो कि जो कर्मचारी जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के अंदर अपनी जान को जोखिम में रखते हुए इतनी बड़ी सेवाएं दी हैं सरकारी विभागों के अंदर,
आप देखो, अगर उन्हीं कर्मचारियों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तो इससे बड़ी विडंबना मैं नहीं मानता कि प्रदेश के अंदर कोई अन्य हो सकती क्या है। धरना ही इसका ऑल्टरनेट हो सकता है या फिर कोर्ट की तरफ भी जाएंगे? क्योंकि कानून व्यवस्था में मान लीजिए स्थायी नीति में कोई दिक्कतें आती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे क्या? जी, निश्चित तौर पर कोर्ट तो होता ही है, लेकिन जो हमारी प्राथमिकता रहती है वो आपने देखा होगा, कोर्ट के अंदर काफ़ी मामले लंबित चले जाते हैं। तो जो हमारी प्राथमिकता है वो तो सरकार से ही कि सरकार ही हमारी मांगों को मानेगी। सर, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, फिर से भाजपा का दामन थामेंगे कि कांग्रेस की तरफ या फिर नोटा? नहीं, निश्चित तौर पर जो भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाएगा और जो उनके पक्ष के लिए बात करेगा, हम तो उसी पार्टी का समर्थन करेंगे। तो यदि तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आउटसोर्स कर्मचारी जो 40,000 की इनकी संख्या है और इनके ऊपर आश्रित परिवारों को अगर आप मिला लो, हिमाचल कोई बड़ा राज्य नहीं है उत्तर प्रदेश की तरह जो इसकी काफ़ी बड़ी जनसंख्या है और इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज उसमें है, तो एक छोटा सा प्रदेश है और 40,000 और उनके परिवारों की संख्या मिलाकर कहीं लाखों में पहुंच जाती है, तो ये संख्या ही अपने आप में एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। तो चुनावी दृष्टिकोण से भी ये एक काफ़ी बड़ा मसला है। तो अगर तो सरकार हमारे लिए एक स्थायी नीति लेकर के आती है तो निश्चित तौर पर जो हमारा समर्थन रहेगा, चुनावी समर्थन भी हम सरकार को प्रदान इसमें करेंगे। अगर आप इतने आश्वस्त हैं जी, जिस तरह से आपने बोला, तो इस प्रकार के बड़े सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी, निश्चित तौर पर अभी जैसे कि मैंने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का हमने गठन किया और अभी हमने रिसेंटली हमारी जो जिला स्तर की कमेटीज को दिया था, तो कहीं ना कहीं कोरोना का जैसी महामारी भी चल रही थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन लैग रह रहा था, जो आज हमने एकत्रित होकर पूरा किया और आगे एक संगठित तौर पर चलने का भी हमने इस बैठक में निर्णय लिया है। और निश्चित तौर पर इसमें हमें काफ़ी जिला अध्यक्षों के विचार इसमें और काफ़ी जो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं उन्होंने विचार इसमें प्रदान किए हैं, जो हमें कहीं ना कहीं सहायक होगा, जो भी हमारी आगामी रणनीति हम इसमें महासंघ की रहेगी। अगर बजट सत्र में आपके पक्ष में फैसला नहीं होता है, जी, कोई स्थायी नीति नहीं बनती है, तो क्या आंदोलन का आगाज होगा या सिर्फ वार्तालाप पे ही बात होगा? जी, निश्चित तौर पर महासंघ इसमें मैं जैसे बता चुका हूँ कि संगठनात्मक जो भी निर्णय होगा वो लेगा। हैं अभी ऑनलाइन, तो एक चीज़ मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अवधेश सरोज, जनरल सेक्रेटरी आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ। एक चीज़ जो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे आप सभी के समक्ष बोलना चाह रहा था कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जब भी आगे रखा गया तो हमेशा एक डिफ्रेंशिएशन के साथ रखा गया कि आउटसोर्स कर्मचारी, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारी ये शिक्षित नहीं है। तो मैं आप सभी से एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ कि आउटसोर्स कर्मचारी, जैसे मैम ने R&P की बात की थी, तो R&P के जो मेन क्राइटेरिया, वन ऑफ द मेन क्राइटेरियाज रहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है, आउटसोर्स की जो भर्तियाँ होती है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सभी क्राइटेरियाज को पूरी करके की जाती है। इवन उसके ऊपर आउटसोर्स कर्मियों से तो कई जगह एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, जो कि अपने आप में एक प्लस है। तो R&P की जहाँ तक बात है तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे पास्ट में भी हो चुका है, R&P में रिलैक्सेशंस दी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। और सरकार पॉलिटिकल विल पे चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं आप लोगों से भी हमेशा मैं कहना चाह नहीं रहा था, लेकिन मैंने मीडिया के कुछ बंधुओं के मुंह से भी सुना है ये डिफरेंशिएशन की शिक्षित वर्ग। तो शिक्षित वर्ग, हम लोग भी शिक्षित हैं, अगर हम लोग HPSSC नहीं क्लियर कर पाए, आप सभी को पता है कि एक पोस्ट के लिए लाखों लोग फाइट करते हैं। अब अगर एक पोस्ट के लिए एक बंदा उन लाखों लोगों में से लगता है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के जो 99,000 या कुछ बंदों ने वो पार्टिसिपेट किया था वो अशिक्षित हैं। सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग एजुकेशनल क्राइटेरियाज पूरा करते हैं और सब लोग कई सालों से विभागों में जो अपनी सेवाएं पूर्णतः दे रहे हैं, जहाँ उसका फायदा भी विभागों को मिला है। अगर आप छोटी सी मैं एग्जांपल दूं, अगर विभाग में कोई कर्मचारी शिक्षित नहीं है या फिर एजुकेशनल क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है, तो उसमें आउटसोर्स कर्मचारी की गलती नहीं है, वो सिस्टम का लैग है। सरकार ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है, एक प्रॉपर चैनल बनाया है जिसके तहत इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है, ऑफिस की कमेटी बनाई जाती है, वो इंटरव्यू करती है इनकम्बेंट्स का। तो अगर ऐसा कहना कि ये बैकडोर एंट्रीज है या फिर ये प्रॉपर चैनल से नहीं आए, देखिए हम समझ सकते हैं कि HPSSC एक सरकारी एजेंसी है रिक्रूटमेंट्स के लिए, लेकिन ये जो पैरेलल आउटसोर्स की प्रथा चलाई गई है, ये बहुत ही एक शोषण वाली जो पॉलिसी काफ़ी सालों से चल रही है, तो इसको ख़त्म करना भी सरकार ये खुद एडमिट कर चुकी है। आप चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें,
जब भी कभी किसी मंच से बात हुई है तो उन्होंने ये माना है, विधानसभा के पटल पे भी ये माना है कि ये जो नीति है ये आउटसोर्स जो हमारे हिमाचल के कर्मी हैं उनका शोषण हो रहा है इस नीति के तहत। तो जो गाइडलाइंस पहले थी, जैसे एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जो अभी मैम बात कर रहे थे कि जो थर्ड ऑप्शन सरकार बता रही है, एक लास्ट ऑप्शन की हाँ सैलरी बढ़ेगी, या फिर मैं सुन रहा था कि 7 तारीख से पहले पैसे आएंगे। तो इस पे भी मैं आपको बताऊं कि देखो सैलरी, अभी आप सभी को पता है कि जो पे कमीशन हिमाचल में लागू होने वाला है उसमें हर कर्मचारी को बहुत कुछ बेनिफिट सरकार दे रही है। तो जो डेली वेजिस का है या फिर जो हमारी मिनिमम वेजिस का है, वो मैं समझता हूं कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। उसमें अगर पूरे प्रदेश को लाभ मिल रहा है तो आउटसोर्स कर्मचारी को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। लेकिन जब हमारी नौकरी ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम प्रैक्टिकली अगर हम सब सोचें तो अगर 6 महीने के आज हमारे 2,000 रुपये बढ़ा के 6 महीने के बाद अगर हमें निकाल देंगे तो ऐसे 2,000 रुपये किसको चाहिए? और लोग 15-15, 20-20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर उनकी सेवाओं में कोई कमी थी तो 15-20 साल से वो डिपार्टमेंट में कर क्या रहे थे? और अगर वो डिपार्टमेंट में 15-20 साल से काम कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ मीन्स कि वो लोग कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं और वो दिन रात अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसा कि भाई शैलेंद्र शर्मा जी ने कहा कि हमें सरकार से पूरी उम्मीद है। जितनी वार्ता हमारी अभी तक सरकार के सब कमेटी के साथ हुई है, उन्होंने बहुत ही चिंता जताई है और आश्वस्त भी किया है कि हम आपकी नौकरी की सुरक्षा को लेते हुए ही एक नीति लेके आएंगे। बट इन अदरवाइज अगर सरकार ये करती है जैसा कि हम सुन रहे हैं कि ये 7 तारीख से पहले सैलरी, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई नीति का पार्ट होती है। आप सभी एजुकेटेड लोग हैं, पॉलिसी मीन्स पॉलिसी, पॉलिसी डजंट मीन्स कि आप 2,000 रुपये बढ़ा दीजिए किसी के ना। तो और वो भी 3-4 महीने के प्रोसेस के बाद अगर यही डिसीजन आना है तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा वो करने की कोई सरकार को ज़रूरत थी। तो इसीलिए हम पॉजिटिव हैं। जब सरकार ने एक पॉजिटिव नोट पे सोचा है तो हम भी पॉजिटिव हैं और हम नहीं चाहते कि हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारी किसी भी प्रकार का एजिटेशन करे। तो हमारी उम्मीद इसी पे बरकरार है कि हम भी चाहेंगे कि सरकार ना ही हमें फोर्स करे, ना ही हमें कोई ऐसी स्थिति पे लाए कि हम लोगों को आने वाले समय पे सड़कों पे उतरना पड़े। धन्यवाद।